हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हो मस्त होंगे। तो सबको राम राम, गुड इवनिंग। तो कल चर्चा कर रहे थे डीएनए पर, है ना। मतलब न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा कर रहे थे, डीएनए पर। तो कल हमने क्या देखा था कि डीएनए न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं, उसके बाद कौन से न्यूक्लिक अम्ल कौन से क्षारक होते हैं, इसे कल डीएनए बताया गया था। तो डीएनए में कुछ क्षारक बताए गए थे। तो आज हम डीएनए की संरचना को देखते हुए, बताते हुए चर्चा करते हैं। तो डीएनए की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का तो विस्तृत रूप सबको पता होगा, है ना। आप लोगों को बताइए भाई, आप खड़े होइए, ठीक। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक, बैठ जाओ। तो डीएनए पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगर जो ये डीएनए है, डीएनए पूछा जाए इसमें कौन सी शर्करा होती है, तो क्या बताओगे, कौन शर्करा होती है इसमें, डीऑक्सी राइबोज। कौन शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। ये तो शर्करा का नाम है, शर्करा है डीऑक्सी राइबोज, ये क्या है, एक नाम है, ठीक। फिर उसके बाद प्रकार पूछे तो ये कौन सी प्रकार की शर्करा है, कितने इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े रहेंगे, कैसी संरचना रहेगी। तो अगर प्रकार पूछा जाए तो डीएनए में देखेंगे जो प्रकार है, ये पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा मतलब इसमें 5 शर्कराओं का क्या होता है, ठीक है ना, समूह होता है। मतलब जो कार्बन अणु होते हैं वो 5 ग्रुपों में जुड़े होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा। समझ रहे हो ना। वास्तविक रूप से डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, लेकिन शर्करा पूछे जाए कौन सी टाइप से है, प्रकार, तो पेंटोज शर्करा होती है। आई बात समझ में इतना। फिर आगे देखेंगे जो ये डीएनए होता है, अब डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे। तो डीएनए में थोड़ा सा हम इसका विस्तृत जानकारी लेंगे कि आखिर डीएनए होता क्या। तो कल बताया गया था कि डीएनए किसी भी जीव जंतु या जो प्लांट्स हैं, सबका डीएनए क्या होता है, कभी मैच नहीं हो सकता है। हालांकि लगभग कल बताए थे 3 करोड़ व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की डीएनए, मतलब किन्हीं 2 व्यक्तियों में डीएनए मैचिंग की संभावना पाई जाती है। मतलब डीएनए क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, ये संभावना जताई गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। कितने लोगों में, लगभग 3 करोड़ लोगों में। आई बात समझ में इतना। फिर आगे क्या देखेंगे, जो डीएनए है ये सबसे पहले देखेंगे इसकी खोज किसने किया। तो इसकी खोज देखेंगे, फ्रेडरिक, एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मीसर, क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक मीसर ने क्या किया था, डीएनए की खोज की थी। कैसे डीएनए मतलब खोज, देखो इसमें क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक खोज होता है, एक आविष्कार होता है। साइंस में क्या होता है, एक खोज हो गया और एक क्या हो गया, आविष्कार। अब आविष्कार और खोज में क्या अंतर होता है, सभी लोग कुछ पढ़े होंगे, आविष्कार किसी ने किया और किसी ने क्या किया, खोज किया, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या पाया जाता है, खोज और आविष्कार में, कोई बताएगा। तो खोज और आविष्कार में अंतर क्या होता है, देखेंगे। खोज मतलब वो ऐसी वस्तु जो पृथ्वी पर विद्यमान हो, अगर उसको सर्वप्रथम कोई व्यक्ति देखता है या उसका पता लगाता है, उसको क्या कहते हैं, खोज कहते हैं। समझ गए इतना। फिर से ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी पर विद्यमान सर्वप्रथम कोई वस्तु, आई बात समझना, कोई वस्तु अगर
सर्वप्रथम कोई व्यक्ति उसकी खोज कर लेता है या पता लगा लेता है तो वही क्या कर दिया जाता है, खोज कर लिया जाता है। और खोज में वो वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान रहती हैं, कहीं अलग से नहीं आती। आई बात समझना, खोज मतलब वो वस्तु पहले से रहेगी बट किसी को जानकारी नहीं होती उसके बारे में, तो सबसे पहले जो उसका पता लगा लेता है वही क्या हो जाता है, उसका खोजकर्ता हो जाता है। आविष्कार में क्या होता है, आविष्कार मतलब कि पृथ्वी पर वो वस्तु बनी ना हो तो सबसे पहले जो उसका क्या कर दे, निर्माण कर दे, उसको क्या बोलेंगे, आविष्कार बोलेंगे। समझ रहे हो ना, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, कहो पृथ्वी बनी थी ये मतलब हुए थे, सोचो दिमाग से कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था, कहो रेडियो अपने आप बन गया था, टेलीविजन बन गया था, मोबाइल फोन, विभिन्न वस्तुएं बनी थी, नहीं बनी थी, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी पर वस्तुएं ना विद्यमान उसको नया आविष्कार दिया जाए, नए रूप से उसकी खोज करता जो व्यक्ति सबसे पहले बनाए उसको क्या बोलते हैं, आविष्कार। अब जो डीएनए है, ये सोचो ये पृथ्वी पर मनुष्य पैदा हुआ तो पहले उसके अंदर विद्यमान था, उसको केवल पता लगाना था, पहले से था वो, तो उसको क्या कहते हैं, खोजकर्ता बोलते हैं। तो ये खोज और आविष्कार में आप लोग थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन ना हो कि आविष्कार क्या है। तो खोज किसने किया था डीएनए का, फ्रेडरिक मीसर। अब संरचना देखेंगे डीएनए की संरचना, तो कल थोड़ी बहुत संरचना हम बताए थे डीएनए की, संरचना कैसी होती है इसकी, जैसे क्या होता है, रस्सी आपस में क्या होती है, लिपटी हुई। तो सबसे पहले देखेंगे, फिर से चर्चा कर रहे हैं यार, जो ये पट्टियां होती हैं ये बहुत सारी, लगभग हजारों, ठीक है ना, लाखों, क्या पाए जाते हैं इसमें, न्यूक्लियोटाइड। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड से निर्माण किसका होता है, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये क्या है, ये पट्टी है। तो किसकी बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कितनी पट्टियां होती हैं, दो तरह की पट्टियां होती हैं, एक आंतरिक एक बाह्य पट्टी फास्फेट की बनी होती है, आंतरिक पट्टी किसकी बनी होती है, सल्फर की बनी होती है। समझ रहे हो ना, बाह्य पट्टी में क्या पाया जाता है, फास्फेट, आंतरिक पट्टी में सल्फेट पाया जाता है। और इनका कल बताए थे 20 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। बीच में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से डंडे के बीच में लगे होते हैं, यही पट्टियों को खींचे रहते हैं। अगर ये ना पाए जाते तो डीएनए क्या हो जाए, इधर उधर पट्टियां बिखरने लगी। तो ये दोनों क्या करते हैं, डीएनए को, मतलब डीएनए की जो पट्टियां इसको खींचे रहते हैं। ये नाइट्रोजनी जो बेस है, किस बेस पर, तो इसमें हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। लंबाई अगर यहां से यहां तक देखी जाए 34 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच की दूरी, जो नाइट्रोजन के बीच की दूरी होती है वो 4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी दूरी होती है, 4 एंगस्ट्रॉम। दो नाइट्रोजनों के बीच की दूरी, जो डंडे लगे होते हैं सीढ़ी नुमा, 4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है। और लंबाई जो इसकी लेंथ, ठीक है ना, वो 34 एंगस्ट्रॉम। और जो चौड़ाई होती है, इसका जो एरिया होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ गए इतनी बात। फिर उसके बाद थोड़ी सी और इसमें बात देखेंगे, क्यों ये संरचना है। खोज तो डीएनए की फ्रेडरिक मीसर ने किया था, लेकिन संरचना को सबसे पहले क्या देखा है। साइंस में क्या आता है, खोज करता कोई और अलग होता है, उसका नामकरण करता कोई अलग होता है ना। ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिक के नाम याद करने पड़ते हैं हमें। तो संरचना किसने देखा था, तो 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे वाटसन व क्रिक, वाटसन व क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, वाटसन व क्रिक। इन्होंने 1953 ईस्वी में डीएनए की संरचना को आधार दिया, डीएनए को देखा। समझ गए ना, खोजा तो किसने था, पता लगाया था फ्रेडरिक मीसर ने। अब डीएनए कैसा दिखता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है, नामकरण करने वाला कोई और होता है, निर्माण करने वाला कोई और होता है, तो उसी प्रकार विज्ञान में भी होता है। खोज करता कोई और होगा, नामकरण करता कोई और होगा, उसके क्या कारण, क्या बताएगा, उसका कोई मतलब अलग होगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम याद करने, एक टॉपिक से मतलब कोई अगर वर्ड आ गया, अब उस वर्ड के पीछे इतनी लंबी कहानी हो जाती है,
इसीलिए थोड़ा सा साइंस क्या हो जाता है, थोड़ा डीपली, बस थोड़ा सा बस सेंस समझने की चीज है ये सारी चीजें। तो 1953 ईस्वी में क्या हुआ था, वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, डीएनए की संरचना को देखा कि डीएनए कैसा होता। पता तो केवल ये लगाए थे, संरचना को किसने देखा, वाटसन एवं क्रिक ने देखा। इन्होंने क्या तो सबसे पहले मतलब जो भी संरचनाएं हुई अभी बता दी गई कि इसमें नाइट्रोजनी बेस होते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है और ये एक अक्ष पर स्थित होते हैं, जितना हिस्सा इधर उतना हिस्सा इधर, मतलब दाएं बाएं बराबर हिस्सा में बटा होगा। आई बात समझ, एक इसलिए एक अक्षांश पर स्थित होता है। तो चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम और उसके बाद लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, दोनों नाइट्रोजनी बेस की दूरी जो होती है वो 4 एंगस्ट्रॉम होती है। वही बात समझ इतना। तो ये क्या है, डीएनए। कल समझाया गया था डीएनए से क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्रीय संरचना होती है। आप लोग गुणसूत्र जानते होंगे ना, गुणसूत्र जान रहे होंगे आप लोग, क्या होते हैं गुणसूत्र बताइए, गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र कितने गुणसूत्र होते हैं, लगभग 46 गुणसूत्र होते तो हैं, पता है सबको पता होगा 46 गुणसूत्र, लेकिन लगभग 3 अरब गुणसूत्र आपस में जुड़ करके एक आधार बनाते हैं और यही आधार क्या हो जाता है, एक डीएनए बन जाता है। समझ गए ना, आई बात समझ इतना। मतलब इससे पहले तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो है ही है, न्यूक्लियोटाइड तो है जो संरचना निर्माण करती है, लेकिन जो इसका में मुख्य आधार है डीएनए में, जो जीन है, गुणसूत्र है, डीएनए जीन गुणसूत्र, यही 3 क्या है, लक्षण आदान प्रदान करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहते हैं संतानों में। तो लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बेसिकली, सबको पता होगा। लेकिन एक कोशिका में बहुत सारी कोशिकाएं हैं ना, तो सोच रहे होगे कि मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, ऐसा नहीं। मनुष्य कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। सोचो कितनी कोशिकाएं होंगी, केवल एक सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना। अब सोचो कितने गुणसूत्र हो गए होंगे, तो लगभग 3 अरब गुणसूत्र मिल करके क्या करते हैं, डीएनए को आधार देते हैं, इसका निर्माण करते, इसकी नींव डालते हैं। आई बात समझ में इतना। तो ये सारी बातें याद रखना। फिर आगे देखेंगे वाटसन क्रिक के बारे में, थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा मेहनत किया है, तो उनके लिए भाई कुछ बनता है ना, कुछ ना कुछ तो बनता है। इतना खोज कर मतलब इसका संरचना का निर्माण कर डाला, तो इसको मतलब इनको 1962 ईस्वी में खोज, 1953 में मतलब संरचना देखा था, 1962 ईस्वी में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1962 में। किसके लिए, वाट संरचना के। आई बात समझ इतना। तो आप लोग क्या सुने, डीएनए की संरचना जाने, डीएनए की खोज किसने की, इसकी संरचना में क्या क्या हिस्से होते हैं इसमें, तो ये सारी चीजें हो गई। तो वीडियो को हम यहीं पर आज क्या करते हैं, इसका समापन करते हैं। आने वाले समय में आपको हम बताएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जैसे चोर है, बलात्कार, उनको पकड़ने के लिए कैसे मतलब एक आधार होता है। तो धन्यवाद।